हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ राजीव। दोस्तों, पिछले दिन 100 क्वेश्चन का सीरीज़ था हिस्ट्री का, और काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि सर ये सीरीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आज अब पॉलिटी का 100 का सीरीज़ आ रहा है ये, तो पता नहीं कितने पार्ट में बनता है। अगर एक पार्ट में संभव है तो एक पार्ट में ही बनाएंगे, अगर 2 पार्ट में हो पाएगा तो 2 पार्ट में बनाएंगे। और इसके बाद अगले वीक जियोग्राफी का आएगा, और एक अनाउंसमेंट और करना है। एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज समरी आ रहा है, तो आप लोग उसे ध्यान से देखें। और अब जो ऑडियो और वीडियो हैं, जो वीडियोज़ हैं वो अब रेगुलर बेसिस पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये है क्वेश्चन, ये है पहला प्रश्न। व्हेन वाज आरटीआई एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? भारत में आरटीआई को कब लाया गया था, ये प्रश्न है। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और आप इसके बारे में जानते हैं। ये 2005 में भारत में आया था। बेसिकली होता क्या है, ये जानने का अधिकार है, और कोई भी अथॉरिटी हो या किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न हो तो आप एक एप्लीकेशन आता है, उसको भरेंगे और आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ये पूछने का अधिकार जो है वो इसलिए लाया गया है, इसके पीछे का लॉजिक ये था कि हमारा देश चूँकि डेमोक्रेटिक है, और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अथॉरिटी से क्वेश्चन करना शुरू करें। क्वेश्चन करने से डेमोक्रेसी बना रहता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है जानना। तो ये अधिकार हम 2005 में भारत के लोगों को मिला, तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। टोटल 11 है, ठीक। पहले 10 थे, 11वां कब जोड़ा गया है, क्या आप हमें बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। भारत में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये 42वें संविधान संशोधन, मतलब कि 42 अमेंडमेंट 1976 में इसे ऐड किया गया। ये पहले से नहीं था, और पहले 10 थे, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, मतलब 86वां अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट के बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था। वो ये था कि माता पिता या जो उनके गार्जियन हैं, 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन देना उनका कर्तव्य होगा। और आपको पता है कि टोटल इनके 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो पार्ट 4 के ए में है, मतलब भाग 4 के क में है, और ये 51 क के तहत रखा गया है, ठीक। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और है, अगर आप आंसर दे सके तो बताएं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और ये बाद में ऐड किए गए। ये इसलिए किया गया कि अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स देती है, अगर आपको फंडामेंटल अधिकार हैं, तो उसके साथ बिना अधिकार बिना कर्तव्य के नहीं हो सकते। तो इसीलिए फिर कर्तव्य भी जोड़े गए, और कर्तव्य बहुत आसान से हैं कि अपने देश का सम्मान करेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो आप इसे पढ़ लें ज़रूर से। बीइंग अ सिटीज़न आपको ये पता होना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड? तो ऊपर वाले प्रश्न का जवाब आप 11 होगा, तो आप जानेंगे। थर्ड, विच
विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार। देखिए, भारत में टोटल 24 अभी एग्जिस्टिंग 24 हाई कोर्ट्स हैं। हर स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो छोटा छोटा जितना भी स्टेट्स है, जो स्मॉल स्टेट्स हैं, उनके अपने पर्सनल हाई कोर्ट्स नहीं हैं। तो कुछ है, कुछ का नाम आप याद रख लें। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, आपको पता है ना, ये है बंगाल और अंडमान निकोबार यहाँ, तो इसके अंतर्गत आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि और कितने हैं, तो 3 हैं, आप याद रख चाहे तो रख लें। बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव आते हैं। और कलकत्ता के अंदर आपके पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह आते हैं। ठीक है। उसके बाद आप एक गुवाहाटी याद रखें। गुवाहाटी में 3 हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और आसाम। ये गुवाहाटी कोर्ट के अंदर ये 4 राज्य आते हैं। और एक है पंजाब वाला, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए भी एक कोर्ट है। बाकी हर स्टेट के अपने अलग अलग हैं। रांची का, झारखंड का रांची है, याद रखें। कोई कमेंट बॉक्स में बताना चाहेगा ये रांची हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, और अभी उसके वर्तमान के चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर कलकत्ता होगा। टिक कर लें, आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल कौन होता है आप जानते हैं। हिंदी में कहा जाए तो भारत का महान न्यायवादी, है ना। ये लॉ मिनिस्टर होता है, लॉ का अधिकारी होता है, विधि अधिकारी बोलते हैं। भारत के आर्टिकल 76 में, भारत के आर्टिकल 76 में इसका डिस्क्रिप्शन है। और कौन अपॉइंट करता है इनको, तो इनको अपॉइंट करते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी अपॉइंटमेंट सब प्रश्न है, आप प्रेसिडेंट मारेंगे तो मैक्सिमम टाइम सही होगा। ठीक है। ये जो अटॉर्नी जनरल होता है वो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पे होता है। मतलब राष्ट्रपति जी चाहें तो उसे जब तक चाहें तब तक वो इस पोस्ट पे रह सकता है। कार्य का है क्या है इसका, ये वकील है, भारत सरकार की तरफ से भारत का केस लड़ता है। और राज्य में जो होते हैं उनको महाधिवक्ता कहा जाता है। वो 165 आर्टिकल में आता है। और उनका भी यही काम है जो इनका है, तो आप इसे याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग था। 6 में देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या जानते हैं आप। ये 6 का ये 324 होगा, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लें। इसके बारे में। संविधान के पार्ट 15 मतलब भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक, मतलब पार्ट 15 के आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 24 जनवरी 1950 को ये बनाया गया था। और पहला इलेक्शन देश में 1951 में हुआ था, तो ये 1950 में बना। ठीक, इस पोस्ट पे जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं अभी रिसेंट में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है। ये एक और बात, इनका काम क्या क्या है। तो पहले तो ये परिसीमन करते हैं, मतलब चुनाव चिन्ह देते हैं, राजनीतिक पार्टी को चुनाव करवाते हैं, तो ये है। और इनके एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, और 4 डिप्टी होते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखें।
और भारत में इनका रोल बहुत बड़ा है। और ये भी आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आचार संहिता क्या होता है और कब लगाया जाता है। हु चेयर्स द सेशन ऑफ राज्यसभा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और कई बार पूछे। हु चेयर्स द सेशन ऑफ राज्यसभा, इसका आंसर सी है, वाइस प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 89 में ऐसा कहा जाता है कि जो भी राज्यसभा के चेयरमैन होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है। द पोस्ट ऑफ कलेक्ट्रेट इन इंडिया वॉज क्रिएटेड इन, ये 1779 में, ये रेगुलेटिंग एक्ट वाले चैप्टर में है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट पढ़ें। जब सिविल सर्विस के लिए पोस्ट बनाया गया था तो 1789 है, ये 1779 है ये। क्योंकि एक्ट जो है वो 92 में आया था बाद में कंफर्मेशन के लिए, लेकिन ये पहले ही बना दिया गया था, तो आप इसे याद रखेंगे। ये नहीं है, ये सही होगा। हु वॉज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन होते कौन है? हु वॉज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, इसका आंसर होगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया। आपको पता है ना, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है। अब नीति आयोग जब से आया है तब से प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप जानें। तो प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके 15 अगस्त 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तो पहला काम वो यही किए थे, तो उसको अबॉलिश करके नीति आयोग लाया गया। और पहली बार ये बनाया कब गया था, तो ये 15 मार्च 1950 को गठित हुआ था प्लानिंग कमीशन, और समाप्त हुआ 15 अगस्त 2014 को। और शायद इसके पहले जो प्लानिंग कमीशन के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था गुलजारी नंदा, आपको पता है उनके बारे में। तो नीति आयोग के पहले, जब नीति आयोग बनी प्लानिंग कमीशन हट के, तो उसके पहले जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था राजीव कुमार, है ना। और इसमें इतना कुछ जानने वाला बात नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन, तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको पता होगा। ये 1973 का बात है, प्रोजेक्ट टाइगर। और आपको जान के हैरानी होगा, पहला शेर का जनगणना हमारे भूबितला पार्क से शुरू हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन अधूरा है तो छोड़ दें। आपको पता है डिक्टेटरशिप क्या होता है? ऐसे एक क्वेश्चन पता नहीं, पूरा नहीं लिखा गया है। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, ठीक है। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय पीपल। टोटलिटेरिज्म और यूटिलिटेरिज्म, ये थोड़ा टॉपिक जो है बहुत एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। हिंदी में इससे शायद इसका भी मीनिंग नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। द सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, ये प्रश्न है कि सिंधी को भारतीय 8th शेड्यूल में कब ऐड किया गया? तो सिंधी को ऐड किया गया था 21 अमेंडमेंट में, ठीक है। भारत में शुरुआत में 8th शेड्यूल मतलब 8वीं अनुसूची में शुरुआत में 14 भाषाएं थी, 14, ठीक। तो संविधान के 21वां संशोधन में सिंधी ऐड किया गया, ठीक। फिर आप 1992 में, ये 1967 था, और 1992 में 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, तो उसको आप याद रखेंगे नमक से, ठीक। नागपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है।
उसके बाद 2003 में, है ना, 2003 में 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो 4 भाषाएं कौन थी? बोडमास से याद रखें उसे, है ना, बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, तो बोडमास से आप याद रखें। तो टोटल कितने हो गए? 14, और इधर अब टोटल भारत में 22 भाषाएं हैं अभी प्रेजेंट में। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका आंसर डी होगा। ठीक है। सिक्किम वॉज एसोसिएटेड विथ यूनियन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट इन 1975। सिक्किम के बारे में ये 26 अप्रैल 1975 को भारत का हिस्सा बना था। पहले यहाँ राजशाही चलती थी। ठीक है। और आपको पता हो जानकारी के लिए, जब भारत जब छोड़ के गए थे तो 365 रियासतें थी। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल के इतने एफर्ट के बाद फिर आज हम लोग यूनिटी में दिखते हैं। तो सिक्किम में किंगडम था, धीरे धीरे सारे राज्य हमारे देश के अंदर हैं। तो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम जो है एक नए राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था। और 1975 की बात है। ये कौन सा संविधान संशोधन है? अक्सर एग्जाम में पूछते हैं सिक्किम। तो ये 36वां था। 36 पहला संविधान संशोधन तो आपको पता ही है, भूमि से संबंधित है, 1950 में ही हुआ था। 24वां संविधान संशोधन किसी राज्य से संबंधित नहीं है। 12वां ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप 36वां याद रखें। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है ना? देखिए, जब कोई एक आदमी का शासन हो तो उसको एब्सोल्यूट रूल बाय वन, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है। किंग द्वारा होगा तो डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, अरिस्टोक्रेसी कह सकते हैं। रूल बाय फ्यू ये पाकिस्तान में चलता है। वो जो ऊपर पढ़े थे हम लोग, टोटलिटेरियन और यूटिलिटेरियन, प्रोनाउंसिएशन में कितना मिस्टेक। तो ये बाय द रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, तो ये तो डेमोक्रेसी है, हमारे इंडिया वाला है ये। ठीक है। तो ऑटोक्रेसी का मतलब, इसका आंसर ये होगा, सी नंबर। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में आप जानते हैं, ये हर 5 साल में एक बार गठित होता है। और इसके एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन, और 4 उसके अन्य सदस्य होते हैं। ये भारतीय संविधान के 280 में है। इसके काम क्या है? तो राज्य के और केंद्र के बीच में धन का बंटवारा करना। ठीक है। अभी एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के। 2017 से लेके 2017 में इसका गठन हुआ। ये 15वां वित्त आयोग है ना? तो इसका आंसर आप टिक कर लें, ये प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। आगे बढ़ें। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा? लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। ठीक है। तो एंग्लो इंडियन को ये राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करता है। तो इसके बारे में बस इतना ही। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द अदर प्राइम मिनिस्टर हु कंप्लीटेड हिज फर्स्ट टर्म एंड इमीडिएटली केम फॉर द सेकेंड टर्म? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू उन प्राइम मिनिस्टर में से थे जो अपना पहला टर्म पूरा करने के बाद फिर से दूसरा टर्म पूरा किए थे। ठीक है। तो ऐसा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। लगातार 2 टर्म रहे, और इनके लिए कहा जाता है कि ही इज़ नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बट ही इज़ सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। समझ गए आप? अगर 2007-8 में अगर आप जागरूक हो या आपका जन्म हो गया हो तो आपको पता हो
कि एक एडवाइजरी काउंसिल होता था, मतलब जितना भी फाइल है वो पहले मनमोहन सिंह पहले वहाँ एडवाइजरी काउंसिल से पास करते थे, जिसकी हेड सोनिया गांधी थी। सो बहुत पैथेटिक था कंडीशन, फिर भी 2 टर्म पूरा करना बहुत बड़ी बात है। बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे, लेकिन अच्छे नेता नहीं थे। ठीक है, इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन पावर इनके हाथ में नहीं थी। सो बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, बट ही इज़ अ वेरी गुड मैन। सैलरी कितना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? इस ऑप्शन में जितना है वो उतना कोई भी सही नहीं है। इसमें प्रेसिडेंट का सैलरी 5 लाख होता है, नया अपडेट है, तो आप चाहें तो इसको लिख लें, अलग से नोट डाउन कर लें। ठीक, 5 लाख है ये। फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, पार्ट आपको हमेशा याद रखना। पहला पार्ट में क्या है? यूनियन टेरिटरी। दूसरा पार्ट में क्या है? तीसरा पार्ट में है ये। ठीक, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे करके आपको 20 के 20 पार्ट्स याद रहने चाहिए। What is the special initiative launched by the center to protect children's right in the area affected by armed conflict such as naval district through local youth volunteer or the child defender called? ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से है। बाल बंधु स्कीम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आप इसे याद कर लें। ठीक है, इक्कीस नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री, है ना। कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब बनते हैं? जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई हो। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये पूरा क्वेश्चन है। गुलजारी लाल नंदा अभी हम पढ़े थे कुछ देर पहले, प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष। ठीक है, माफ़ करिएगा, इट्स माय मिस्टेक। इसका सही आंसर आई के गुजराल होगा। ठीक है, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास के हैं जो टेस्ट दे रहे थे उसको करेक्ट कर लें। 21 का सी होना चाहिए। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, आई एम प्रीटी सॉरी। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर? कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूछ रहा है। ये बेसिकली गुलजारी लाल नंदा ही हैं। ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। तो इट्स माई मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, The system of reserving seats for Dalit in the state legislative assembly was signed by Mahatma Gandhi in 1932 under which pact? देखिए, इस प्रश्न का जवाब पूना पैक्ट होगा। आपको इतिहास के बारे में जानकारी हो, ये पूना पैक्ट इरोदा एक जेल है, वहाँ पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में। बेसिकली कहानी, ये एक्चुअली में हिस्ट्री का टॉपिक है, पॉलिटी में आया है। हुआ क्या था कि जब दलितों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट बना, एक अलग सीट अलॉट हुआ, तो गांधी जी को लगता था कि अगर ऐसा होने से हिंदू जो हैं वो टुकड़े टुकड़े में हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। पर BR अम्बेडकर खुश थे कि एटलीस्ट दलित को हिंदुओं से एक अलग आइडेंटिटी मिल रहा था। इसी बीच में महात्मा गांधी जो हैं वो आमरण अनशन पे चले जाते हैं और BR अम्बेडकर को पता होता है कि अगर महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई तो देश के पवित्र स्वतंत्रता संग्राम में लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। तो फिर वो पुनः पैक्ट होता है और वहीं से दलितों के लिए जो सीट का रिजर्वेशन है वो
विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज द ये स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाल गंगाधर तिलक कौन से दो न्यूज़पेपर निकालते थे, और इंग्लिश में कौन था और मराठी में कौन था। बाल गंगाधर तिलक नरम दल के नेता थे, और भारतीय इतिहास में कांग्रेस का जो बदलाव आया उनमें बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आर्टिकल 89 वाला, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो फिर से वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाई, तो पता ही है ये प्रेसिडेंट ही, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट से जब भी क्वेश्चन है तो प्रेसिडेंट मार सकते हैं बेझिझक, मैक्सिमम टाइम सही होगा। ये प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी क्या हो गया, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो फिर से उसका आंसर वही होगा, वाइस प्रेसिडेंट। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, आपको पता है ये 12 हैं टोटल, ठीक है। 238 मैक्सिमम हो सकते हैं, और 12 जो है प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि हर साल उसके मेंबर जो है 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं, है ना, और नए ऐड हो जाते हैं। और ये 12 लोग कौन होते हैं, ये साइंस में, आर्ट्स में या सामाजिक किसी कला में बहुत निपुण होते हैं। तो सचिन तेंदुलकर भी इस 12 में रह चुके हैं, रेखा भी रह चुकी हैं, और बहुत से लोग, ये अलग अलग क्षेत्र से लोग चुने जाते हैं। बेसिकली राज्यसभा क्या है, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो लोकसभा को चेक एंड बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। और विशेष बहुमत जब पारित करना होता है तो इसका रोल बढ़ जाता है, ठीक। टोटल असेंबली सेगमेंट इन दिल्ली, यार जब चुनाव हुआ था तो आपको पता है ना, आम आदमी पार्टी का मैक्सिमम सीट आ गया था और बीजेपी के 3 ही विधायक थे, तो बहुत चर्चा में था, तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये होगा 70 है ना, टोटल 70 हैं असेंबली इलेक्शन के वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड इंडिया एज, देखिए भारत का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ना तो फेडरेशन है और ना तो यूनियन है, ये क्वासी फेडरल कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि डिस्क्राइब इंडिया एज द यूनियन ऑफ अ स्टेट। अब यहाँ पर बहुत से लोग क्वासी फेडरल मारे होंगे ऑप्शन में, जो बच्चे टेस्ट दे रहे थे, बट यूनियन ऑफ अ स्टेट इसका सही आंसर होगा। रीज़न सिंपल है, इंडिया एज द यूनियन ऑफ अ स्टेट, है ना, प्रेम्बल में भी ऐसे ही है, नेचर में क्वासी फेडरल है लेकिन डिस्क्रिप्शन में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखाता है। अच्छा, फेडरेशन और क्वासी फेडरल में क्या अंतर है, यूनिटरी क्या होता है? देखिए कनाडा जो है वो फेडरल है, ठीक है, सेंट्रल पावरफुल होता है। यूनाइटेड स्टेट जो है उसमें सेंटर पावरफुल नहीं होता है, स्टेट पावरफुल होते हैं, हर स्टेट का अपना अलग आइडेंटिटी होता है। भारत दोनों के बीच का है ना, यहाँ पर स्टेट को भी दिया गया है कुछ पावर्स, लेकिन सेंटर किसी किसी मामले में पावरफुल हो जाता है ना। तो भारत हमेशा मध्यम मार्ग पे चलता है, ठीक ना। जैसे दुनिया में कैपिटलिस्ट, कोई कंट्री कैपिटलिस्ट होता है, कोई सोशलिस्ट होता है, भारत दोनों के बीच का होता है हम लोग हमेशा मिक्स इकोनॉमी में चलते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ, तो आपको पता ही होगा ये कम्युनिस्ट स्टेट का एग्जाम्पल है कि ये बेसिकली चाइना से आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, ये कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक, ये सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके लिए, पर एक
समझने के लिए ऐसे जा सकता है कि अगर कम्युनिस्ट का मानना है, साम्यवादी जिसको कहते हैं, उनका मानना है कि रिसोर्सेज पे सबका इक्वल राइट्स होना चाहिए, ठीक। कैपिटल मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं, जो नेशन का जो संपत्ति है, उस पर हर इंसान का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक। और जो ये सोशलिस्ट होते हैं, वो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट का माइल्डर वर्जन है ना। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले मानते हैं कि जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वहाँ एडम स्मिथ का थ्योरी आता है, डिप थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि ऊपर से जब ऊपर कोई आदमी पैसा कमाएगा तो वो कंपनी खोलेगा, लोगों को रोज़गार देगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। सोशलिस्ट ऐसा मानते नहीं, उनका मानना है कि हर आदमी के अंदर हर आदमी में इक्वल शेयर करें। और ये मछली वाला एग्जांपल आप याद रखें इस थ्योरी को समझने के लिए, कि एक आदमी है, वो मछली मारता है और लोगों को देता है खाने के लिए। तो जो लोग खाते हैं वो खाने के आदी हो जाते हैं, वो मछली मारना भूल जाते हैं और वो गुलाम बनते चले जाते हैं। लेकिन किसी दिन ऐसा पता चला कि वहाँ पर तालाब है और अगर आप मछली मारना सिखा देते हैं तो सब कुछ मछली मारना शुरू करेंगे और सबके बीच में कंपटीशन होगा। ये कैपिटलिस्ट थ्योरी है। तो एक पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है पॉलिटी के टर्म को समझने के लिए। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पुट इनटू ऑर्बिट बाय इसरो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माइक्रोवेव बैंड। 31 का आंसर होगा बी।